जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19th टू 25th ऑफ मई के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स का ये सेशन है। थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है बट विल ट्राई टू कवर। इसमें हम वैसे ही जैसे हम अपना डेली सेशंस लेते थे, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, देन विल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, ये सारी जो है सेक्शंस को हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, स्वागत करता हूं आपका टीम निष्ठा पर। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। तो पहली जो न्यूज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, लास्ट ईयर जब G20 की मीटिंग हुई थी भारत में और वो G20 G21 में बदल गया था, तब जो है इसके बारे में बातचीत की गई थी और कहा जा रहा था कि ये चाइना के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा रहा है भारत के द्वारा, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए। बट जस्ट उसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे हमास ने अटैक किया इजराइल पर, इजराइल और हमास का वॉर शुरू होता है। और उसके बाद बहुत सारे कह लीजिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जो कहीं ना कहीं बात चल रही थी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ये ठंडे बस्ते में जा चुकी है। पर भारत के द्वारा ये स्टेटमेंट आया कि नहीं, इसको लेकर हम जो सजग हैं और इस पे हम काम करेंगे। कुछ महीने बीते, थोड़ा सा के लिए अभी भी मामला देखिए, इजराइल और हमास का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बट इसको लेकर पहली मीटिंग की गई, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की गई, ताकि एटलीस्ट जो है जो बातचीत का दौर है वो चलता रहे और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी कूल डाउन होती है, नॉर्मलाइज होती है, तब जो है इसमें आगे बढ़ा जा सके। ठीक है जी। तो यहां पर जो है इंडियन डेलीगेशन कंप्लीटेड द इनिशियल डिस्कशंस ऑन द यूएई विद द यूएई ऑफिशियल्स रिगार्डिंग द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे? इंडिया ऑब्वियसली, यूएई ऑब्वियसली, यूएस, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यूएस इसको डायरेक्शन दे रहा है, यूरोपियन कंट्रीज, भारत। ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता साइन हुआ ड्यूरिंग द G20 समिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये अभी भी थे पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इनहैंस्ड कनेक्टिविटी। देखो सीधा सीधा मकसद क्या, मैंने आपको बताया कि इंडिया में, मिडल ईस्ट में, या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, और उसके बाद यूरोप की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। लाइक यू डोंट हैव टू गो लाइक दिस वे एंड देन यू हैव टू रीच, यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस पार्ट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की कोशिश। इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। सो ईस्ट कॉरिडोर लिंक्स इंडिया टू वेस्ट एशिया एंड फर्दर टू यूरोप। ठीक है जी। और इसमें की पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मुंद्रा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। यूरोप में बात करें तो पिरोएस, मेजिना, मर्सेल, और मिडल ईस्ट में आप देख सकते हैं ये कुछ पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन। और इजराइल का हाइफा पोर्ट भी है। ठीक है, इजराइल का हाइफा पोर्ट भी है। और इसमें अगर हम बात करें, कनेक्ट करेगा यूएई को हाइफा से और बाय सऊदी अरेबिया और थ्रू जॉर्डन एंड फर्दर टू यूरोप। इन शॉर्ट, कुल मिला के कहानी ये है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये क्या है आपको पता होना चाहिए, इसका मकसद क्या है, कनेक्टिविटी। अब देखो चाइना वाला पॉइंट जो है वो कहानी क्या है, ठीक है, वो मतलब आप ऐसे समझोगे समझने वाला पॉइंट है। ठीक है। डायरेक्टली जब भी जियोपॉलिटिक्स में ऐसी बात होती है तो डायरेक्टली किसी तीसरे देश का नाम नहीं लिया जाता कि हम चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर बात की गई है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं, काफ़ी महीनों बाद हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इजराइल हमास युद्ध के बाद जो है ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया था। नेक्स्ट आपका 26th मीटिंग ऑफ SBSTTA ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या हो गया आपका? CBD। अब ये क्या है? SBSTTA। सो दिस इज सब्सिडरी बॉडी ऑन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो है मीटिंग हुई, 26th मीटिंग। ठीक है जी। मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, ओपन टू ऑल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जिसमें साइंटिफिक टेक्निकल असेसमेंट होता है बायोडाइवर्सिटी स्टेटस का। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी को लेकर बातचीत चल रही है, इसका बिल्कुल विजिबल इम्पैक्ट दुनिया देख रही है। सऊदी अरेबिया 52 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा है, इंडिया में कई जगहें जो हैं 50 डिग्री सेल्सियस लगभग टच कर रहे हैं, 48 49।
और गर्मी में यूरोप में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत सारे यूरोप के जो ठंडे इलाके माने जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। सो अगेन, ठीक है, लॉस टू बायोडाइवर्सिटी। सो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लान, इसमें रिकमेंडेशन क्या की गई कि जो बायोडाइवर्सिटी प्लान है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लान, जो कि अडॉप्ट किया गया था मॉन्ट्रियल इन 2022। ठीक है, इसमें देखिए अब बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। अगर इसमें देखें तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया था रिसेंट टाइम्स में, पिछले साल, 30/30 का प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मेरे को लिखेंगे 30/30 क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। अगर मैं कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करूं तो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बात की गई, देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना मिलता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, इवन एक पर्टिकुलर स्पीशीज में भी कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उस सब को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। ठीक है जी, सस्टेनेबल यूज होना, उसका एक सतत विकास होना, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये मेंटेन रहे। ठीक है, इसको सिंपली हम, इसमें एक और कंसेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी का। ऐसे समझ लो कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। आमदनी अगर अठन्नी है तो खर्चा 45 पैसे हो सकता है, 40 पैसे हो सकता है। दैट मीन्स जितने रिसोर्सेज नेचर क्रिएट कर रही है या रिक्रिएट कर रही है, उससे कम रिसोर्सेज हम यूज करें, ताकि ये इसका कह लीजिए एक पूरा का पूरा साइकिल मेंटेन रहे। So, fair and equitable sharing of benefits from the genetic resources, and origin कब हुआ, signed in by 150 government leaders in the 1992, very historic, very famous Rio Earth Summit। कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, बहुत ही फेमस कह लीजिए कोस्टल सिटी है ब्राज़ील का। सो करेंटली रेटिफाइड बाय 196 नेशंस। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया क्लाइम्स टू 39 पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारे लोगों को जॉब्स देता है, कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि ये सर्विसेज सेक्टर में आता है, और जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई विदेशी भारत घूमने आता है, तो उसको एक्सपोर्ट्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है निर्यात, जब कोई चीज सामान बाहर बेचते हैं। जी हाँ, बाहर बेचते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ये एक ऐसी सर्विसेज है जिसको एंजॉय करने के लिए किसी विदेशी को भारत आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भारत में ही होगा। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, और बहुत अच्छा कह लीजिए फॉरेन एक्सचेंज का एक, मतलब कह लीजिए रेवेन्यू का सोर्स है, और बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब देता है। इसीलिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में, 39th प्लेस है। रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल टूरिज्म रिटर्निंग टू प्री पैंडेमिक लेवल। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो ग्लोबल टूरिज्म है वो प्री पैंडेमिक लेवल पर लगभग पहुंच गया है। रीजनल और इकोनॉमिक स्टैंडिंग की बात करें तो इंडिया जो है हाईएस्ट है साउथ एशिया में, मतलब कहीं ना कहीं लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में हम सबसे आगे चल रहे हैं। 2021 का जो रैंक था वो 54 था, तो आप देख सकते हैं 54 से 39th रैंक, 15 रैंक्स का जंप। अब इनमें सबसे खास पॉइंट क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो प्राइस कंपैटिटिवनेस है, प्राइस कंपैटिटिवनेस में कह सकते हैं कि इंडिया जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेयर प्राइस में जो है बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो 18th रैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट 26th रैंक है, ग्राउंड एंड पोर्ट एट 25th। अगर ओवरऑल देखें तो 119 देशों को जो है इसमें रैंक किया गया, और सबसे बेस्ट कह लीजिए टूरिज्म पोटेंशियल यूएस का, स्पेन, ठीक है, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। 6 to 10th में जर्मनी, यूके, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं। इंडिया का 39th रैंक है, बट थिंग इज दैट वी आर इंप्रूविंग। और इसमें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? 119 देश हैं, प्राइस कंपेटिटिवनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर लॉ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेट्स फाइनल ईयू ग्रीन लाइट। अब इसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका बनता है कि किस देश में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पहला कानून आने जा रहा है? तो ये देश नहीं है, यूरोपियन यूनियन एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनियन है। 27 देश इसमें आते हैं, और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो है ऑलरेडी ये लॉ लेकर आ गए हैं। इंडिया इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चलता है। अगर देखें तो डाटा प्रोटेक्शन बिल बहुत समय से बात चल रही है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और ईयू जो है काफी पहले डाटा प्रोटेक्शन की बात कर चुका है, डाटा प्राइवेसी की बात कर चुका है। दो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पुट्टा स्वामी जजमेंट में उसको एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। बट यहां पर जो है आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक लॉ लेकर आया गया है। सो अगर हम आगे चलें तो ईयूज अप्रूवल, सो वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर लॉ ऑन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स रिगार्डिंग द एआई टेक्नोलॉजी और रिस्क बेस्ड अप्रोच। अब यहां पर एक खास बात क्या है, इसमें फीचर क्या है कि डिफरेंट एआई एप्लीकेशन, देखो इट इज लाइक कि जो भी टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में बनी है, ऐसा नहीं होगा कि उसके सिर्फ अच्छे ही, मतलब उसके पॉजिटिव इंपैक्ट ही हैं या सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो आपको ये देखना है कि जिसका ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है उसको रेगुलेट करना है, जो पॉजिटिव चीज है उसको आपको प्रमोट करना है। सो एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो पूरे के पूरे को, आपको इसको रेगुलेट ही करना पड़ेगा। सो ट्रीट्स डिफरेंट एआई एप्लीकेशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड थ्रेट्स टू सोसाइटी। किस तरीके का थ्रेट है सोसाइटी पर, उसके अकॉर्डिंगली ये कह लीजिए इसको ट्रीट किया जाएगा। बैन्स एप्लीकेशंस ऑफ एआई डीम्ड अनएक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ रिस्क लेवल, जो अनएक्सेप्टेबल एप्स होंगी उनको जो है बैन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया टू फैसिलिटेट फर्स्ट एवर फोकस्ड वर्किंग ग्रुप डिस्कशंस ऑन अंटार्कटिक टूरिज्म। देखो एक अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें लगभग बड़े सारे देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया है, क्योंकि इन सारे बड़े देशों का रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में, सदर्न पोल के पास। अब यहाँ पर उसमें अगर हम मेन जो पॉइंट्स हैं उसको अगर देखें तो उसमें सीधा सीधा ये कहा गया कि अंटार्कटिका को किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जाएगा फॉर द प्राइवेट पर्पसेस, मतलब देश अपने लिए उसको कॉलोनाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। उसमें किसी भी तरीके की फॉरेन स्पीशीज को, इन्वेजिव स्पीशीज को नहीं लेकर जाएगा ताकि वहां का जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद ना हो। उसको किसी भी तरीके से मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं यूज किया जाएगा, सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। तो इंडिया भी इस ट्रीटी को मानता है और इसको कह लीजिए इसको लेकर प्रतिबद्ध है। तो इंडिया ने कहा है कि फर्स्ट एवर वर्किंग ग्रुप डिस्कशंस ऑन अंटार्कटिक टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म जो है। सो यहां पर इंडिया का जो रोल है इन रेगुलेटिंग टूरिज्म इन अंटार्कटिका, सो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई, कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो दोनों चीजें इंश्योर करनी है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। सो कैसे जो है फोकस डिस्कशंस हुई फॉर टूरिज्म इन अंटार्कटिका। नेशनल ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, गोवा। अब देखो इस पे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये मीटिंग कहाँ हुई, इंडिया में हुई, ऑर्गेनाइज किसने किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा में, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक सीधा सीधा फैक्ट है। अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट लोकेशन क्या थी, कोची, केरल। और अंटार्कटिका, इंडिया अंटार्कटिक ट्रीटी पार्टिसिपेशन क्या है, इंडिया ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया प्रतिबद्ध है कि हम इस चीज़ को किसी भी तरीके से कॉलोनाइज नहीं करेंगे, इसका पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होगा। सो बीन अ कंसल्टेटिव पार्टी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिंस 1983। सो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है 1959 में जो है ये साइन किया गया था, कंसिस्ट ऑफ 56 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। और इस मीटिंग में जो है आपका हाई लेवल ग्लोबल एनुअल मीटिंग्स होती हैं कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द जो प्रोटोकॉल है, प्रोविजंस दिए गए हैं अंटार्कटिक ट्रीटी में। स्पेन जो है 99th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो कंसेप्ट है वो भारत लेकर आया था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। इसमें जो भी कंट्रीज जो ट्रॉपिकल एरियाज में आती हैं, जहां पर सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छी है, सोलर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उन देशों को ये मेंबरशिप अलाउ की गई थी। और बाद में चलकर इसको मॉडिफाई कर दिया गया, कहा गया कि जो कंट्रीज ट्रॉपिकल कंट्री मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं आती, उसके बियॉन्ड भी आती हैं, वो भी इसका मेंबर बन सकती हैं। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। ये कुछ फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पेरिस क्लाइमेट डील के बाद 2015 में बना था। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है 99th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और रेटिफाई करना, और रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि इसमें 119 देश हैं। अब ये क्या कहानी है, एक तरफ हम कहते हैं कि इसमें 99th मेंबर बन गया है स्पेन, एक तरफ हम कहते हैं कि 118 119 मेंबर हो चुके हैं। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है देश किसी भी ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करता है,
एक होता है रेटिफाई करता है, साइन होता है सरकार करती है, रेटिफाई जब वहां की पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको बोला जाता है रेटिफाई कर लिया है और वो ऑफिशियली अब जो है मेंबर वहां का बन गया है। ठीक है, मतलब एक होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एक होता है फाइनल सारे प्रोसीजर को फॉलो करके वो ऑफिशियली मेंबर बन गया है। ठीक है, तो स्पेन बन गया है इसका मेंबर। सो स्पेन बिकम्स अ 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और रेटिफिकेशन के बाद लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस, पेरिस क्लाइमेट डील वेरी फेमस, और उस समय पर हमने ये बात करी। ठीक है जी, ये सारी कहानी दी है, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मकसद क्या है, सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़े, जो फॉसिल फ्यूल है उसका परसेंटेज कम हो। इंडिया ने 2030 तक के लिए पंचामृत की बात करी है। ठीक है, पंचामृत में एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस कंट्री हो जाएंगे। 2030 के लिए भी हमने कई टारगेट्स अपने लिए रखे हैं, जिसमें मेन टारगेट है 50% हमारी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही होगी। ठीक है जी, चलिए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बिगन्स ऑपरेशंस इन चिले। तो सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी कहां पर बनाई गई है, चिली। चिली जो कि देश है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है जी, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर एक देश है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, एंडीज माउंटेन में है आपका। और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हैज इनॉग्रेटेड द एटाकामा ऑब्जर्वेटरी, TAO लोकेटेड ऑन सेरो छजनंतोर। ठीक है, अंतोफगास्ता रीजन। ठीक है, ये रीजन है आपका 5640 मीटर्स, तो लगभग 16,000 फीट पर। ठीक है, 16,000 फीट के ऊपर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। 6.5 मीटर जो है इसका रेडियस होगा टेलीस्कोप का। ठीक है, ऑप्टिकल इंफ्रारेड, एंड इट इज़ नाउ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड, जिसमें कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या होता है, देखिए इसका मकसद ये होता है कि आप जो है एस्ट्रोनॉमी को समझ सकेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स को, स्टार्स को समझ सकेंगे, स्पेस को समझ सकेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज को समझ सकेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन इन इंडोनेशिया बाली। तो ये एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ठीक है जी, जिसमें बात की गई कि पानी की समस्या को लेकर। ठीक है जी, और वाटर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफिशियल ओपन इंडोनेशियाज आइलैंड ऑफ बाली कि पानी की समस्या कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार ये कहा भी गया है कि 20th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल को लेकर, एनर्जी सोर्सेज को लेकर लड़ाई हुई है। कहा जाता है कि 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी फॉर वाटर, पानी को लेकर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है जी, द फॉरम फोकसेस ऑन 4 टॉपिक्स: वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो पानी की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, साफ पानी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एंड नेचुरल डिजास्टर से कैसे बचा जाए। अगर इसमें देखें तो लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग है पानी के सेक्टर में, सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आकर बातचीत करते हैं। ये हर 3 साल में होता है सिंस 1997, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगेन कि वाटर रिलेटेड इश्यूज को, वाटर की अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए अक्रॉस द कंट्रीज। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, दिल्ली लीड्स इंडियन रैंकिंग्स। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ने एक रैंकिंग निकाली है जिसमें कहा कि अलग अलग देश जो हैं किस रैंकिंग में रहने लायक हैं। तो इंडिया में सबसे बेटर सिटी कौन सा कहा गया, दिल्ली। ठीक है, सो 350। सो दिल्ली हैज इमर्ज्ड हाईएस्ट रैंक इंडियन सिटी इन द लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। ठीक है, 350वां रैंक है। तो आप मान के चलिए इंडिया की जो बेस्ट सिटी है वो दुनिया में 350th प्लेस पे है। ठीक है जी, अमंग द वर्ल्ड्स 1000 लार्जेस्ट सिटीज। सो नन ऑफ द इंडियन सिटीज मैनेज टू ब्रेक इनटू द टॉप 300। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु 411, मुंबई 427, बहुत अच्छे रैंकिंग्स नहीं हैं। ठीक है जी, और इसमें 163 कंट्रीज की सिटीज़ को लिया गया है, 1000 सिटीज़ को 5 क्राइटेरियाज के बेसिस पे। वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसी है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस कैसा है। नो नीड टू से कि इन्वायरमेंट के फैक्टर में हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क होल्ड्स अ टॉप स्पॉट। ठीक है, न्यूयॉर्क सबसे बेस्ट सिटी है, फॉलोड बाय लंदन, सैन जोस, टोक्यो, पेरिस। ये जो हैं मतलब दुनिया की टॉप सिटीज़ में माना जाता है। ठीक है, इन 5 क्राइटेरियाज के बेसिस पे।
साइक्लोन रेमल स्लैम्स इनटू इंडिया बांग्लादेश। रेमल जो है भारत में बांग्लादेश में टकराया, इससे नुकसान हुआ जान माल का, देख लेते हैं। और किसने ये नाम दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो एटलीस्ट 9 डेथ्स, एवेक्यूएशन ऑफ ओवर 1 मिलियन पीपल, लगभग 10 लाख लोगों को एवेक्यूएट किया गया। लो प्रेशर सेंटर आपका डेवलप हुआ, ठीक है जी। एक साइक्लोन क्या होता है, एक लो प्रेशर सेंटर होता है सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर, ठीक है जी, हाई प्रेशर। अगर क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो द एयर, द विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है जी। अब क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो कोरियोलिस फोर्स, द विंड टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो राइट, इसका ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता जाता है, ठीक है। इट्स अ लो प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर। दिस इज साइक्लोन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन। सो साइक्लोन रेमल इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इनटू अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर हम बात करें साइक्लोन मेड लैंडफॉल बिटवीन द सागर आइलैंड इन द वेस्ट बंगाल टू खेपुपोड़ा इन बांग्लादेश, ठीक है जी। और इसका नाम जो दिया है किसने, ओमान ने दिया है, ठीक है, ओमान ने दिया है। इज द फर्स्ट साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस प्री मॉनसून सीजन, ठीक है, मई में आया है तो प्री मॉनसून सीजन। रेमल का मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है सैंड इन अरेबिक। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन रेमल, ठीक है। ये नाम दिया है ओमान ने, या जानबूझकर ट्विस्ट कर देगा, यहाँ पर दे देगा से यमन ने दिया है ये नाम, ठीक है। तो आप यू गट कंफ्यूज के ओमान ने दिया है, यमन ने दिया है, ठीक है। और दूसरा दे देगा इसका मतलब जो है सैंड होता है अरेबिक में। सो मीनिंग, ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है नाम कैसे दिए जाते हैं। पूरा एक सीक्वेंस होता है, सारे देशों से नाम लिए जाते हैं और उसी सीक्वेंस में जो है साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। अब क्यों कॉमन नाम रखा जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन ना हो। जैसे एग्जांपल रेमल का ही ले लेते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश में एक सेम साइक्लोन हिट कर रहा है, उसको नहीं पता है ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, अब वो हिट कर रहा है। अब उस केस में क्या हो रहा है कि वी कैन कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल उसी समय पर उसका इंपैक्ट आपको बांग्लादेश में मिल रहा है, इंडिया पे मिल रहा है, से म्यांमार पे भी मिल रहा है, तो सारे देश मिलकर जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर सकते हैं कि रेमल आ रहा है, यहाँ पर ये स्पीड है, एवरीथिंग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। ओके, इंडियन नेशनल न्यूज तो पहला है, मुरिया ट्राइबल फार्मर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ आर स्टिल प्रैक्टिसिंग द डेडा, अ ट्रेडिशनल मेथड। अब एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बायोस्फीयर रिजर्व्स की हम बात करते हैं, और या फिर हम आज ही हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है कि जो ट्राइब्स हैं हमारी, ठीक है, जो जनजातियां हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज का खजाना है, ठीक है, और उनके पास बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है विच नीड्स टू बी कंजर्व्ड, विच इज नेचर फ्रेंडली, विच डोंट इन्वॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल्स एंड दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। इसी के कंटेक्स्ट में आप इस न्यूज को समझेंगे, ठीक है जी। तो मुरिया ट्राइबल फार्मर्स माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू गोदावरी वैली। अब यहां पर ये सीड्स को, बीज को प्रिजर्व करते हैं, जो कि 5 साल तक वो बीज प्रिजर्व रहते हैं वैसी कंडीशन में। कैसे करते हैं, ठीक है जी। सो नोन एज डेडा, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को। सीड्स आर प्रिजर्व्ड इन लीव्स, ठीक है, पत्तों में इसको सेव किया जाता है। पैक्ड ऑलमोस्ट एयर टाइट टू रिजेंबल बाउल्डर्स, मतलब एक पत्थर की तरह उसको बना लिया जाता है। वोवन विद सियाली लीफ, ठीक है, उसको सियाली लीफ के साथ जो है कह लीजिए मतलब उसको धागा लगाया जाता है, लोकली कॉल्ड अदाकुलू, ठीक है, वुवन, एंड प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम द पेस्ट एंड वॉर्म्स, ठीक है। तो इन बीज को जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाता है, वीड से बचाता है। सीड्स रिमेन वाइबल फॉर कल्टीवेशन फॉर अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक वो बीज प्रोटेक्ट रहते हैं, नेचुरल है, किसी भी तरीके के आप उसमें केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मुरिया ट्राइबल फार्मर्स इस तरीके की टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने कहा कि वो रिसेंटली जॉइंट हैंड्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस टू सेव द मणिपुर पोनी, ठीक है, या इसको मैती सागोल भी कहा जाता है। मैती वहाँ की एक ट्राइब है मणिपुर की। लास्ट ईयर से एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, मैतीज वर्सेस नागाज एंड, ठीक है, मैतीज वर्सेस नागाज। तो यहाँ पर जो है अगर हम मैतीज की बात करें तो मैती सगोल, मणिपुरी पोनी, और ये जो है
पोलो जो गेम है उसमें भी यूज़ किया जाता है, बहुत फेमस घोड़ा माना जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कोलैबोरेटिंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू सेव मणिपुर पोनी, माइती सैगोल वन ऑफ द 7 रिकॉग्नाइज्ड हॉर्सेज एंड पोनी ब्रीड्स इन इंडिया। और बाकी रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड्स कौन सी हैं? मारवाड़ी हॉर्स, काठियावाड़ी, जांस्करी, स्पीति, भूटिया, कच्छी सिंधी, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइती सैगोल। सो रिसेंट सेंसस में इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है, 1089। अब इसको इंडेंजर्ड ब्रीड जो है डिक्लेयर किया गया था मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत हाईली वैल्यूड है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि पोलो में बहुत जगह ये यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छी ब्रीड जो है मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैबिनेट अप्रूव्स ओवर 10,300 करोड़ फॉर इंडिया एआई मिशन। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 10,300 करोड़ फॉर इंडिया एआई मिशन। नाम से क्लियर है, इंडिया एआई मिशन, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। मकसद क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉजिटिवली कैसे यूज किया जा सकता है। यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, रादर यू कैन से दिस अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी टैप्ड, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्ड दिस मच करोड़, more than 10,000 करोड़ फॉर इंडिया एआई मिशन। सो दिस फंडिंग वुड बी ओवर 5 years, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 साल के लिए 10,000 करोड़, इट्स नॉट अ लाइक ह्यूज अमाउंट। विल सपोर्ट अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू फॉस्टर एआई इनोवेशन। सो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, ठीक है, लाइक हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो एआई को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसके सबसेट्स होंगे। 5 साल के लिए फंडिंग की गई है, ठीक है। इंडिया एआई मिशन को अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसको कहा गया पीएम वानी स्कीम। ये जो है अब इसको एक्सटेंड किया गया है। देखो लिखा हुआ है सुगम हुई डिजिटल पढ़ाई, ठीक है। आजकल आप भी ये सेशन डिजिटली देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वैसे ही बहुत सारा एजुकेशनल रिसोर्स आज के समय पर ऑनलाइन है। एंड सो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अंडर पीएम वानी स्कीम आर नियरिंग 2 लाख अक्रॉस इंडिया। So launched by the Department of Telecommunication in 2020, PM Wani scheme aims to provide affordable high-speed internet in the rural and remote areas, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अफोर्डेबल पढ़ाई, ठीक है, और हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल हो सके। अब ये स्कीम इस्टेब्लिश करती है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, वाईफाई जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, पब्लिक डाटा ऑफिसेस। इसके अलावा ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम है, इनेबलिंग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स टू ऑफर सर्विसेज वाया सिंगल प्लेटफॉर्म। कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं सर्विसेज इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका 4,000 गिंजेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने ये जानकारी दी, ठीक है जी। और ये एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि 4,000 गिंजेटिक डॉल्फिन्स हैं और उत्तर प्रदेश में ही 2,000 से ज़्यादा डॉल्फिन्स हैं, प्राइमरीली इन द चंबल रिवर, इंडिकेटिंग द डिक्लाइनिंग पॉल्यूशन लेवल्स। मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि इनका नंबर जो है रिवाइव हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स, द साइंटिफिक नेम ऑफ द गिंजेटिक डॉल्फिन इज प्लेटिनिस्टा गिंजेटिका। ये ध्यान होना चाहिए, वैसे गिंजेटिका नाम आ गया तो वैसे याद रहेगा कि यहाँ पे गिंजेटिक डॉल्फिन की बात हो रही है, ऑल्सो नोन एज गेंज रिवर डॉल्फिन एंड द ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है। तो क्या टेक्नोलॉजी होती है पानी में, डिस्टेंस का कैसे पता लगता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना। बहुत सिंपल सा है, शिप क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एस से शुरू होता है, डेप्थ को चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। हिस्टोरिकली दीज डॉल्फिन्स आर फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कनफुली, सांगू रिवर सिस्टम, ठीक है जी। गंगा रिवर में उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण, यमुना इसमें मिलता है, ठीक है। गिंजेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें तो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया था 2010 में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपका कर्नाटका मैंडेट्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स,
ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी, हैज़ मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, ठीक है, आउटसोर्स जॉब्स। सो एग्जिस्टिंग कोटा पॉलिसी फॉर परमानेंट पोजीशंस, और जिसमें कहा गया है स्टिपुलेटेड कोटाज है फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। मकसद क्या है कि जो आउटसोर्स जॉब हैं जिसमें सरकार फंडिंग कर रही है उसमें भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके, ठीक है, उसमें भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द कर्नाटका गवर्नमेंट। आगे चलते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ में। तो पहला आता है GDP ग्रोथ रेट लाइकली टू बी 6.7% Q4 में और अराउंड 7% इन फाइनेंशियल ईयर 24, ऐसा कहा, ठीक है जी। सो इंडियन इकोनॉमी, सो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ रेट रही, 8.2, 8.1, 8.4% रिस्पेक्टिवली। स्लो पेस एक्सपेक्टेड। इंडिया की रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि इंडिया की जो पेस है जनवरी टू मार्च 6.7%, ठीक है, और फुल ईयर ग्रोथ रेट कितना होगा 6.9 to 7%, जो कि बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था, 8% के लगभग था, ठीक है। तो ये वाला जो डाटा है ये मतलब गलत साबित हुआ एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपको सिंपल ये समझना है कि कौन सी रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरीके की प्रेडिक्शन देते हैं। मोटा मोटा क्या प्रेडिक्शन दी गई है ये आपको, अब उसमें रेंज हो सकता है, सीधा एग्जैक्ट नंबर ना पूछे हो सके, कह दे कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर सेइंग 6 to 7%, ठीक है, ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी। Inflation is seen closer to target in financial year 26, RBI in the state of economy report. Reserve Bank of India, सेंट्रल बैंक, उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, देखो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है इंडिया में आरबीआई के द्वारा 4%, 4 ± 2%, ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2 to 6%, बट आइडियल माना गया है 4%, ठीक है। अब ये 4% ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि 4% ना कांस्टेंट है, सब जगह 4% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखोगे तो 4% बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन रेट हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन रेट कई जगह 0.5%, 1% भी मिलता है, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पर डिफ्लेशन की कैटेगरी में देख लेंगे, ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है, डोंट कंसीडर कि ये पूरे दुनिया पे लागू होता है। ये इकोनॉमी की बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, मेनली समझे तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के बेसिस पे है। तो आरबीआई कितना कहता है इन्फ्लेशन 4%, ओके। सो आरबीआई असेसमेंट, सो अलाइनमेंट विद 4% टारगेट लाइकली इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, तो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 या कह लो 26 में जाकर कहीं हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट जो 4% का सरकार में आरबीआई ने रखा हुआ है वो पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि लाइक इतना ये टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इन्फ्लेशन जो है इतना रहेगा अगले साल के लिए। एफडीआई के ट्रेंड्स की बात करें तो मोर देन 60% डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। जितना भारत में एफडीआई आता है उसका 60% से ज़्यादा लगभग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, कंप्यूटर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, इन्हीं सेक्टर में जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये इसमें अगर हम देखें तो जेस्टेशन पीरियड कम होता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो बहुत जल्दी रिटर्न बैक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड्स, जापान, यूएई, ये देश हैं। 80% एफडीआई इन्हीं देशों से आती है। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड, जापान, यूएई, 6 कंट्रीज से 80% तक एफडीआई आती है। बट एक जो कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए वो ये है कि यहाँ पर हमारा एफडीआई रिड्यूस हुआ है पिछले साल। नेट एफडीआई डिक्लाइन 2023-24 डिक्लाइन टू $10.6 बिलियन फ्रॉम $28 बिलियन, ह्यूज रिडक्शन, ठीक है जी। सो ड्रॉप्ड शार्पली बाय 62%, ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। नेक्स्ट है इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इज एट 15 ईयर हाई ऑफ 140%। अब ये क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी पहले समझ लेते हैं। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, ठीक है, क्योंकि एक साल की बात कर रहे हैं, विद इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी से इंडिया। ओके, नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि कंपनी है ए,
उसका एक शेयर जो है 10 रुपए का है, ठीक है, और उसके पास 10 करोड़ शेयर हैं, ठीक है, 10 करोड़ इंटू 10 कितना हो गया, 100 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ शेयर हैं उसके, ठीक है। अब वो शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, कुछ प्रमोटर्स के पास हैं जो कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है। तो 10 करोड़ शेयर है, 10 रुपए के हैं, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 100 करोड़, 10 करोड़ इंटू 10 रुपीज, दैट इज 100 करोड़। ये हो गया कंपनी की वैल्यूएशन। इसी तरीके से जो भी कंपनीज हैं आपकी, ठीक है जी, उनका अगर हम टोटल इस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें तो वो जो रेशो आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो, वो 140% हो गया है। मतलब जितनी कंपनीज हैं, ठीक है, जो लिस्टेड है कंपनीज स्टॉक मार्केट में, उनका अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे वो 140% जो है, या 1.4 टाइम्स है देन द टोटल जीडीपी। अगर मैं मोटा मोटा अगर $4 ट्रिलियन की इंडिया की जीडीपी को हम काउंट करते हैं तो इसका 1.4 कर लीजिए, सो दैट इज 1.4 इंटू 4, सो दैट इज 5.6, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया, 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए। सो द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज हैज जंप्ड 61%, मार्केट कैप जो है 61%, मतलब स्टॉक मार्केट इज गोइंग, मतलब 77,000 78,000 पे पहुंच गया है, ठीक है। कोविड के टाइम पे ड्रॉप्ड टू 24-25,000, ठीक है। तो in a span of 4 years it has like 3 times, it is unprecedented, so economy is only expected to grow 10%। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब मार्केट इतना क्यों ग्रो कर रहा है। अब ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बूस्ट, बहुत अच्छा बूस्ट आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है इंडिया का, ये एक एरा माना जा रहा है कि अगले 10-20-30 साल जो है भारत के हैं, भारत की बहुत ग्रोथ होगी। तो उसी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा पैसा भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। सो ये जो है, अगर हम देखें कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ इंडिया टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज दैट आर अ पार्ट ऑफ एसएन, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, इज ओनली 27% इन दिस पीरियड, ठीक है जी। तो यहां पर टोटल जो अगर हम देखें, जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मात्र 27% बढ़ा है। मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है वो बढ़ा है मीडियम कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का। अब ये लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, मोटा मोटा कहें तो लार्ज कैप बड़ी कंपनीज, मिडल कैप मीडियम साइज की कंपनीज, स्मॉल कैप, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डाटा में जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ओके, सो ये रहा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज़। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अटेंड्स द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है साइबर सुरक्षा, क्योंकि साइबर अटैक अपने आप में एक बहुत, कह लीजिए, इमीनेंट थ्रेट है, ठीक है, जिसको काउंटर करना ज़रूरी है। सो जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अटेंडेड द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफेंस साइबर एजेंसी। और मकसद क्या है कि फोर्सेस अपनी साइबर डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाएं and collaboration ho, integration ho among the participants from various military and national organizations. It aims to improve participants' cyber defense skills, share best practices and work towards a unified cyber defense posture. ठीक है जी। तो आर्म्ड फोर्सेस कमिटमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी इन द डिजिटल डोमेन। तो सिंपल सीधा शब्दों में कहें तो साइबर वॉरफेयर का, साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने एक और डाटा पिछले वीकली सेशंस में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो मोर देन 7400 करोड़ के साइबर फ्रॉड्स हुए। तो ये तो एक हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड, एक हो गया सीधा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करना। तो उसको लेकर आपको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी। नेक्स्ट आपका पर्सनल न्यूज़, श्री रविशंकर रिसीव्स फर्स्ट स्टैम्प रिलीज कमेमोरेटिंग इन श्रीलंका। तो यहाँ पर एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इशू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर श्रीमत, ठीक है, धर्मपाल, अ बुद्धिस्ट थिंकर फॉर श्रीलंका, फ्रॉम श्रीलंका। तो ये 200 साल पूरे हुए, ठीक है, फॉर 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स तमिल्स इन श्रीलंका।
ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पर लेके गए थे, वहाँ पर कह लीजिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम कराने के लिए, इवेंचुअली दे सेटल्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट विच इवेंचुअली ट्राई टू carve out a separate country, a separate region under the LTTE और उसके बाद जो है वहाँ पर सिविल वॉर होता है, 2009 में सिविल वॉर ख़त्म होता है, जिसमें जो LTT कमांडर है प्रभाकरन उसकी डेथ होती है। एंड एक कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब जो वहाँ की कह लीजिए बुद्धिस्ट डोमिनेटेड सोसाइटी और इंडियन श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके बीच में एक हमेशा से एक तनाव रहा है। तो यहाँ पर जो है एक रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की जा रही है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ इंडिया। सो बोथ धर्मपाल एंड विवेकानंद रिप्रेजेंट देयर रिलीजन्स एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पर बहुत फेमस जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सिमिलरली जो है यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, थिंकर थे, धर्मपाल, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट आपका लाई चिंग ते ऑफ ताइवान्स रूलिंग DPP स्वान इन एज द न्यू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ताइवान के नए राष्ट्रपति आ गए हैं, लाई चिंग ऑफ ताइवान्स न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। बैकग्राउंड एक ट्रेन फिजिशियन है, इससे पहले साई इंग विन थी, ठीक है, लीड्स अमिड इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है ताइवान में जिसको चाइनीज ताइपाई कहता है। चाइना डजंट लाइक द वर्ड ताइवान, दे कॉल इट चाइनीज ताइपाई। एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम कहें तो ये जो है इससे पहले ताइवान के डी फैक्टो एम्बेसडर भी रहे हैं टू द US। और ख़ास बात क्या है कि चाइना बहुत क्लियरली कह चुका है कि ताइवान को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, प्यार से या फोर्स से, ठीक है, सीधा सीधा वो धमकी भी दे चुका है। कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगले 2 से 3 साल में हो सकता है कि चाइना इस पे हमला भी कर दे, कभी भी हमला जो है ताइवान पे हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एन वागोल, डॉयन ऑफ इंडियन बैंकिंग पासेस अवे। एक पर्सनैलिटी जिन्होंने ICICI बैंक का कायाकल्प किया, ठीक है, ICICI बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये, और आज के समय पर हम उसको एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक के रूप में देखते हैं। HDFC के बाद जो है ICICI आता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, ग्रोथ के टर्म्स में, ठीक है, ICICI हैज़ अचीव्ड अ लॉट। तो उसमें एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है एन वागुल को, ठीक है जी। सो नारायण वागुल आर लेजेंड इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग ICICI बैंक। सो ही रिसीव्ड पद्म भूषण इन 2009 एंड बिकेम द यंगेस्ट बैंक चेयरमैन ऑफ इन इंडिया एट द एज ऑफ 44 ओनली, ठीक है, इट्स वेरी वेरी यंग, ट्रस्ट मी। बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बन गए थे एट द एज ऑफ 44 एंड ही टर्न्ड ICICI, ठीक है, which was a public finance institution into a vibrant प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, और इसके 11 साल तक जो है वो CMD रहे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। नेक्स्ट है ईरान के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम राइजी, उनका देहांत हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में। बीच में ये भी बात आई कि शायद हो सकता है कि किसी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी हो, बट ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक नेचुरल रीजंस की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ। और अब ये कहा जा रहा था कि ईरान के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी ये फ्यूचर में ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन सकते थे, ठीक है, बट समहाउ ही पास्ड अवे। एंड 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, sorry, I'm really sorry, 8th president of Iran, I'm really sorry, term he became the president in 2021 and 63-year-old Iranian leader was long viewed as the next in line to become the supreme leader after Ayatollah Khamenei। और अब जो है यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं, became the chairperson, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है इब्राहिम राइजी। एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो छाबार पोर्ट, ठीक है, उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। इंडिया और ईरान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इनिशियली प्रपोज बाय इंडिया इन 2003, बट कहीं ना कहीं US सैंक्शंस की वजह से हम इसमें रुक गए थे। इवन डोनाल्ड ट्रंप के समय पर इंडिया ने ईरान से तेल लेना भी बंद कर दिया था, बट ठीक है, जब बाइडन आए फिर हमने दोबारा से रिवाइव किया and warns about the potential sanctions against those having a business deals with Iran, ठीक है जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जयशंकर, उन्होंने कहा emphasize the regional benefits of the port, और क्योंकि ये छाबार पोर्ट के थ्रू हम
पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब जो है हमने कहीं ना कहीं उसको ओवरकम किया है। अब यहाँ पर मोहम्मद मुखबिर, ईरान एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड हिज जर्नी, तो यहाँ पर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द प्रेसिडेंसी इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ, 69 ईयर ओल्ड मोहम्मद मुखबिर अपॉइंटेड, क्लोज एड ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई, ठीक है जी। तो लाम इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वियतनाम, ठीक है जी। वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, ठीक है जी, सिंगल पार्टी रूल है। न्यू प्रेसिडेंट एज बाय द वियतनामीज पार्लियामेंट, ही रिप्लेसेस फॉर्मर प्रेसिडेंट वो वैन थॉन्ग, he like who resigned 2 months ago amid a corruption crackdown. वियतनाम इज अ वन पार्टी स्टेट, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम यहाँ पर रूल करती है, ठीक है जी। और ये मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिट ब्यूरो, सोल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट आपका काम्या कार्तिकेयन बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। सो काम्या बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट और सेकंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड हो गई हैं। 16 साल की हैं, बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 16 साल की लड़की काम्या कार्तिकेयन जो है वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है। शी इज यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है, सेकेंड यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। और शी हैज़ कंप्लीटेड 6 माइलस्टोन्स इन हर मिशन टू सबमिट द हाइएस्ट पीक ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। और दिसंबर में जो है अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक भी ये कॉन्कर करने जा रही हैं। उसका रीज़न दिसंबर में क्यों जा रही हैं? दिसंबर में तो बहुत ठंड होगी, ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, ठीक है। तो इसलिए अंटार्कटिका में सर्दियों में तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में इस पर्टिकुलर टाइम पे दिसंबर में जाएगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट हो गया। सो माउंट विंसेंट मैसिव इन अंटार्कटिका, ठीक है, शी इज गोइंग टू, सो लास्ट पीक जो है वो दिसंबर में होगी। ओके, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी विंस द शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर है, इन्होंने किस चीज़ में काम किया है ये देख लेते हैं। मिली सेकेंड पल्सर्स, ठीक है, स्पिनिंग पल्सर्स, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा, अदर ट्रांजिएंट सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड जो होते हैं जिनको कहा जाता है हिंदी में, उनके बारे में जो है इन्होंने स्टडी करी है। और ये जो प्राइज़ है ये 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था, हांगकांग के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं रनन शॉ, उनके द्वारा, जो कि कोई भी अचीवमेंट करेगा एस्ट्रोनॉमी में, लाइफ साइंसेज में, मेडिसिन में, मैथमेटिकल साइंसेज में। और ये जो प्राइज़ है हर साल दिया जाता है और इसमें जो प्राइज़ है $1.2 मिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, $12 लाख। और अब अगर आप इसको 80 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 12 लाख को आप 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12×96, ठीक है, 96,960। सो लगभग 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट बैठता है इंडियन रुपीस में, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो है चाइना में इनका जन्म हुआ था 1907 में। नेक्स्ट आपका कायरोस बाय जेनी एरपेनबेक विंस द 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो कायरोस जर्मन राइटर जेनी एरपेनबेक और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, देखिए ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है दिया जाता है इंग्लिश में। अभी जर्मन राइटर है, ये जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। इट डिपिक्ट्स अ डिस्ट्रक्टिव लव अफेयर बिटवीन अ 19 ईयर ओल्ड, मतलब स्टोरी जो है 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट एंड मैरिड मैन, ठीक है, उनकी एक स्टोरी है। ईस्ट बर्लिन अराउंड 1996, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नॉवल कायरोस, ठीक है। इट्स सिंबलाइजेज द रिलेशनशिप ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्रश्ड आइडियलिज्म, तो ये उस समय के कह लीजिए पॉलिटिकल सिनेरियो को भी दर्शाता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो बुक विनर थी टाइम शेल्टर बाय बुल्गेरियन ऑथर जॉर्जी गेस्पोडिनोव, ट्रांसलेटेड बाय एंजेला रॉडल। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, यूके में होस्ट होता है और ये जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है जून 2014 से। नेक्स्ट है FTII स्टूडेंट बैग्स ला सिनेफ अवार्ड एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में और यहाँ पर इंडिया के एक स्टूडेंट को ये अवार्ड मिला है, मतलब कह लीजिए फिल्म मेकर हैं। उनकी फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, मार्किंग द फिल्म
FTI's 1 year television course achieved this recognition at Cannes। तो 1 साल का कोर्स वो कर रहे हैं और नाम है चिदानंद नायक, ठीक है, स्टूडेंट फ्रॉम द FTI। और ये जो लास्ट इनफ अवार्ड है ये दिया जाता है आपका जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको, ठीक है। ही वॉज प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 75 क्रिएटर्स माइंड ऑफ द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि इंडिया में गोवा में होता है। और इसके अलावा ये फेस्टिवल सिलेक्शन है जो कि नए टैलेंट्स को प्रमोट करता है, ठीक है जी। तो नायक की फिल्म जो है 18 शॉर्ट जो है कह लीजिए फिल्म्स, जिसमें 14 लाइव एक्शन, 4 एनिमेटेड, और उसमें से भी ये 14 भी किस में सेलेक्ट हुई थी, 2263 सबमिशंस। तो आप मान के चलिए पूरी दुनिया में 2200 से ज़्यादा सबमिशंस में ये जो पर्टिकुलर मूवी है ये जीता है इसने, ठीक है, चिदानंद नायक की मूवी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स न्यूज़, निषाद कुमार प्रीति पाल विन द मेडल एट वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो निषाद और प्रीति ने जो है कमाल कर दिया है। निषाद को मिला है सिल्वर मेडल T47 हाई जंप में और प्रीति पाल को मिला है ब्रॉन्ज इन 200 मीटर रन, ठीक है जी। और इसके अलावा इंडिया की दीप्ति जीवांजी स्मैशेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 400 मीटर, अगेन जो है पैराथलीट। सो वुमेन्स 400 20 एट द वर्ल्ड पैराथलेटिक चैंपियनशिप्स इन जापान। जीवांजी मतलब जीवन जीने का आपको तरीका सिखा रही हैं दीप्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंटली एबल्ड नॉट डिसेबल्ड, ठीक है। सो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड विद टाइम ऑफ 55 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट आपका इंडियन मिक्स टीम ब्रेक नेशनल रिकॉर्ड एट एशियन एथलेटिक रिले चैंपियनशिप 2024। तो यहाँ पर एशियन एथलेटिक रिले चैंपियनशिप हुई बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया की मिक्स टीम सेट्स नेशनल रिकॉर्ड। मेंबर्स कौन कौन थे इसमें, मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री, अमोज जैकब, शुभा वेंकटेशन। गोल्ड मेडल जीता है। अदर मेडलिस्ट जो है इसमें श्रीलंका, ब्रॉन्ज मिला है किसको, सिल्वर मिला है श्रीलंका को, ब्रॉन्ज मिला वियतनाम को, इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये जोड़ी जो है कमाल चल रही है, बिल्कुल ऐसे जिस टूर्नामेंट में जा रहे हैं जीत रहे हैं, ठीक है, टचवुड। सो थाईलैंड ओपन जो है 2024 इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। सो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज जी, रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, सो 3rd रैंक्ड इन द वर्ल्ड मेंस डबल इन्होंने जीता है, चाइनीज प्लेयर को हराया। और जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार ये टूर्नामेंट जीत रहे हैं। ब्राजील अवॉर्डेड 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स। तो वुमेन वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट अवार्ड किए गए हैं ब्राज़ील को, ठीक है जी। सो फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू होस्ट द टूर्नामेंट। फीफा मेंबर एसोसिएशंस में 119 देशों ने इनको सपोर्ट किया है। जॉइंट बिड ऑफ बेल्जियम, नीदरलैंड एंड जर्मनी को 78 वोट्स मिले थे। यूएस भी कंटेंटर था, यूएस ने कहा कि ठीक है 2027 का तुम्हारे पास हो रहा है, हम 2031 के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो 2031 का टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मैक्स वर्स्टैपन ट्रायम्फ्स एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024, ठीक है जी। सो मैक्स वर्स्टैपन डिफेंडिंग फार्मूला 1 चैंपियन, अचीवमेंट है, सिक्योर्ड 3rd विन ऑफ द सीजन। और जो है मैक्स वर्स्टैपन अगेन बहुत फेमस फार्मूला 1 रेसर। आउटकम हेल्ड ऑफ द नॉरिस टू क्लिंच अ हार्ड फॉर्ड विक्ट्री ऑन द ट्रैक, ठीक है। तो ये इन्होंने जीता है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी बनता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट AFC वुमेन एशियन कप 2026। तो ये इंटरेस्टिंग है, एशियन फेडरेशन एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो वुमेन कप है 2026 का, वो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट होने जा रहा है, ठीक है जी। ये भी इंटरेस्टिंग है, एशिया फुटबॉल फेडरेशन है ये, ठीक है, कॉन्फेडरेशन। सो रेटिफाइड द रिकमेंडेशन ऑफ AFC वुमेन्स फुटबॉल कमेटी ड्यूरिंग द मीटिंग इन बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। और यहाँ पर चाइना पीपल्स रिपब्लिक अभी जो है उसका करंट चैंपियन है, और ये आपका टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होगा, ठीक है। साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंटिस्ट हैव अनअर्थड जायंट वायरसेस डेटिंग बैक टू 1.5 बिलियन ईयर्स। 1.5 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, 1 बिलियन में 100 हो गया, ठीक है, 100 करोड़। 1.5 में 150 करोड़ ईयर्स बैक, 150 करोड़ ईयर्स, यस, ठीक है, यू हर्ड इट राइट। येलोस्टोन हॉट स्प्रिंग में ये मिला है।
देखिए इसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कुछ जो वायरसेस हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। सो जाइंट वायरसेस रेफर्स टू वायरसेस विद एक्सेप्शनली लार्ज जीनोम्स पोजिंग नो रिस्क टू ह्यूमंस, इसका कोई रिस्क नहीं है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिला है। वायरसेस फाउंड इन येलोस्टोन इंक्लूडिंग दोस अफेक्टिंग बैक्टीरिया आर क्या थ्राइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, ठीक है जी। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो एक बहुत बड़ा काल्डेरा है, ये हम ज्योग्राफी में कई बार पढ़ते हैं, ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। काल्डेरा क्या होता है, इतना ह्यूज मैग्मा है सरफेस के पास में कि ये जब इरप्ट हो रहा है तो कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, ठीक है, कोई भी माउंटेन नहीं बना रहा, लाइक माउंट फूजी की तरह, या कोई भी मतलब जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, रादर वो अपने आप में कोलैप्स कर जा रहा है, ठीक है। ह्यूज है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, तो इस तरीके का क्रेटर बन जाता है, ठीक है, इसको काल्डेरा बोलते हैं। ओके, तो ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, डेजिग्नेटेड एज सच। सो कॉज ऑफ हॉट स्प्रिंग जियोथर्मल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा मैग्मा है सोर्स, सो स्टेमिंग फ्रॉम द येलोस्टोन काल्डेरा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्केनिक सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट आपका लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। सो इन द फाइनल स्टेज ऑफ द सेशन, वर्ल्ड बी डे 20 मई को जो है 20 मई, ठीक है, 20, तो ये क्या है, वर्ल्ड बी डे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका जो थीम बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार का, ठीक है। थीम क्या है, बी इंगेज्ड विद यूथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूथ की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए इन द बी कंजर्वेशन। टू ऑनर एंटन जैनसा, अ बी कीपिंग पायनियर। सो ये 2017 में स्टैब्लिश किया गया कि किस तरीके से जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनका इंपॉर्टेंस है फूड सिक्योरिटी में, बायोडाइवर्सिटी में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई, क्योंकि इस दिन जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन हुआ बाय द LTT ग्रुप, ठीक है जी, इन तमिलनाडु। एक पब्लिक रैली को एड्रेस करने गए थे, 1991 की बात है। सो ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई, असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एजुकेट अबाउट टेररिज्म एडवर्स इम्पैक्ट्स, ठीक है जी। 6 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मात्र 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है, मात्र 40 साल की उम्र, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर हैड ही बीन अलाइव तो कुछ पॉलिटिक्स भारत की डिफरेंट होती। सो VP सिंह गवर्नमेंट, ठीक है जी, उसके बाद एंड 1991 में फिर जो है PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024, 22 मई इंटरनेशनल डे है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 21 मार्च जो है इक्विनॉक्स डे होता है, 21 जून जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज, तो उससे एक महीना पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो 21, 22 जो है उससे आपको याद रहना चाहिए। इसमें एग्जैक्ट कभी ये नहीं पूछेगा कि 21, 22, 23, 24, ठीक है, थोड़ा गैप होगा, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया रखना है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी emphasizes the crucial role of biodiversity in the well-being of the planet and humanity. थीम क्या है, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। वी कैन नॉट बी कि नहीं मेरे को बायोडाइवर्सिटी से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वी ऑल आर इम्पैक्टेड बाय इट। सो कॉल्स फॉर एक्शन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है जी, सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको बायोडाइवर्सिटी प्लान भी कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, बायोडाइवर्सिटी प्लान किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्लान, पेरिस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्लान, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को बनाया जाता है। इस साल बहुत खास था क्योंकि इस साल 100 साल पूरे हुए थे इसके। 100 साल क्यों पूरे हुए थे, क्योंकि इसी दिन 25 मई 1924 को पहला फुटबॉल मैच, ठीक है, हुआ था। सो फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड ऑन 25 मई 1924 ड्यूरिंग द समर ओलंपिक्स इन पेरिस, ठीक है। टू ऑनर दिस माइलस्टोन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन 7 मई 2024 प्रोक्लेमिंग 25 मई एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है जी। So that's all from my side. Thank you so much. I hope you like the session. The session, इसमें हमने जो भी एक हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर करी हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसका कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन जो है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हम लेकर आएंगे।
सितंबर से मार्च तक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन ऑलरेडी हमने कल कर लिया है। इसको लेकर एक पूरा डिटेल सेशन सितंबर टू मार्च तक का, ठीक है, उसका एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो शेयर कर दूंगा। लगभग 7 महीने के हमने 750 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस में एज सच पूछे गए थे। वो मैंने आपका क्लास सेशन में डिस्कस भी किया है। उसके बाद जो है अप्रैल, मई, जून और जुलाई के करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे सेशंस में। तो अप्रैल और मई का कंपाइलेशन भी लेकर आऊँगा। मई में लगभग 5 दिन के करंट अफेयर्स बचे हैं, वो एक अलग सेशन में आपको मैं शेयर कर लूँगा। सो विल बी डन विद द मई करंट अफेयर्स। जून का 1 वीक का करंट अफेयर मैं कर चुका हूँ। सेकेंड और थर्ड वीक के करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। सॉरी फॉर दिस डिले, क्योंकि ये अप्रैल के बाद थोड़ा सा डिले हो गया। बीच में मैंने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पे काफ़ी फोकस किया और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया। सो आई हैव अ लॉट ऑफ things to plan for. I hope you understand, but the idea here is to make the sessions crisp, direct or to the point. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.